नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्त, अपनी पहली वीडियोस में जब मैंने आपको समझाया यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर आपने बहुत उसको प्यार दिया। दोस्त, यूट्यूब के ऊपर मैं सीबीएसई वाले बच्चों को पहली बार पढ़ा रहा हूँ। आपकी इतनी अपार सफलता के लिए मैं दोस्त बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ये, लेकिन दोस्त मेरे लिए काफ़ी बड़ी है। दोस्त, लगभग 15,000 लोगों ने इस वीडियोस को देख लिया है। मैं आशा करता हूँ दोस्त आप इस सीरीज़ को बहुत पसंद करोगे, क्योंकि मैं अब आपको टर्म 1 के लिए, जो टर्म फर्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, इस बार आने वाली है। एंड सेकंड टर्म में भी मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ एसएसटी की। एंड दोस्त, मैथमेटिक्स की क्लासेस भी और साइंस की क्लासेस भी चैनल पर लगती ही हैं, तो जुड़ रहे ना हमारे साथ। आज की इस क्लास में बात करेंगे हम सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री, यानी कि दोस्त एसएसटी का एक पार्ट है हिस्ट्री। उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म। कहाँ पे? इन यूरोप। दोस्त, इस चैप्टर को मैंने डीपली ऑलरेडी समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर को जरूर देख लेना। लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया मैंने, आपको सभी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने वो सभी वीडियोस को देख लिया सीक्वेंस में, तो आपको चैप्टर जो है ना दोस्त, वो ईजिली समझ में आ जाएगा और सीधे आपके खोपड़े में घुस जाएगा। और खोपड़े में इस तरीके से घुसा रहेगा कि दोस्त एग्जाम तक, क्या आप एग्जाम के बाद कभी भी नहीं बोलोगे इस टॉपिक को। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्त मैं अभी तक आपको एनिमेशन के थ्रू समझा रहा था। चलिए दोस्त, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपको 2-4 बातों को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले, अगर आपने चैप्टर की रीडिंग कर रखी है तो दोस्त एमसीक्यू करते टाइम आपको वो क्या होगा, ये याद आ जाएगा। और याद ऐसे आएगा कि 4 ऑप्शन होता है। कभी कभार क्या होता है कि ससुरा लगता है ना कि चारों में से चारों ही ठीक है, कभी कभार लगता है कि नहीं ये ठीक है। क्यों? क्योंकि श्योरिटी नहीं होती। तो आपको कुछ ऐसा कर दिखाना है कि माइंड में श्योरिटी आ जाए। दैट मीन्स कि आपको लगे कि नहीं भाई ये है, अरे भाई ये आंसर है, भाई ये आंसर। और ऐसा तब होगा जब आपने चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर रखा होगा। खैर दोस्त, पहले मैं आपको टॉपिक जो आज की इस वीडियो के अंदर है, पहले आपको मैं ये समझाता हूँ, देन इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं टिप्स दे दूंगा। और मैं सभी चैप्टर्स के ऐसे एमसीक्यू लेकर आने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब की बार है 90 पार। सभी बच्चों के दोस्त 95 प्लस, सब 95 प्लस आएंगे इस बार एसएसटी के अंदर। बढ़ाओ हाथ मनीष वर्मा के साथ। खैर दोस्त, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला कब बनाई थी? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। मैं दोस्त माफ़ी चाहूँगा दोस्त, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अभी हमने सिर्फ टाइपर जो हमारे हैं उन्होंने सिर्फ अभी हिंदी मीडियम में ही टाइप किया है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हमारे वेबसाइट पे आपको ये सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। लिंक नीचे वीडियो के है, कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहाँ जाके ले सकते हो। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोचो जरा एक बार। आपने कभी पढ़ा हो फर्स्ट चैप्टर तो सोचो जरा। एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। वो कब बनाई थी? अरे बच्चा जल्दी बता दो, कब बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रांसीसी एक आर्टिस्ट था दोस्त ये। और इसने एक 4 चित्रों की श्रृंखला, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी बुक फर्स्ट चैप्टर निकालोगे तो देखोगे ना, जब प्रतिमा लेके खड़ी है वहाँ पे सभी देशों के लोग आ रहे हैं झंडा लेकर अपने, देखो जरा एक बार याद करो वो पिक्चर। तो उसने उस पिक्चर को 1848 में बनाई थी। क्लियर है? कब बनाई थी? 1848 में बनाई थी। अब आपको मैं, देखो ऐसे तो सब बता देंगे भाई, एक लगवा के सब छोड़ देंगे, चलो, लेकिन आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए दोस्त। ये 1848 वो टाइम है जब क्रांति का दौर चल रहा था। याद करो दोस्त, 1830 से लेकर 48 के बीच का जो दौर है वो क्रांतियों का दौर है। इस दौरान चाहे फ्रांस में या जर्मनी में, यूरोप के अंदर स्पेशली बात करूँ तो अशांति से फैली हुई थी। लोग शांत नहीं थे मेरे दोस्त। इस वजह से 48 के अंदर ये पिक्चर बनाई गई, ताकि लोगों को इस चित्र के माध्यम से बताया जा सके आखिरकार कंडीशन क्या चल रही है। चलिए दोस्त, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। 1789 की क्रांति से पहले, सही से सुनना क्वेश्चन, सब कुछ खोल लो, दैट मीन्स कान खोल लो, ठीक है। चलिए, 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार की सरकार कार्य कर रही थी? यानी कि 1789 ये वो टाइम है जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति के पहले, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले है, किस टाइप की गवर्नमेंट फ्रांस के अंदर थी, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले लोकतंत्र, दैट मीन्स डेमोक्रेसी, राजतंत्र यानी कि मोनार्की, जनतंत्र, इसका मतलब है दोस्तों जनतंत्र मतलब या रिपब्लिक कह लो आप, या डेमोक्रेसी कह लो, बोथ आर सेम, तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो इन चारों में से कौन सा एक सही है, जल्दी बताइए। आप कमेंट्स कर सकते हो, जल्दी बताइए फटाफट, सोचो जरा एक बार। लोकतंत्र,
नहीं हो सकता। राजतंत्र, भाई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ही था तो इसका मेन मकसद क्या था? ताकि लुईस 16 को उखाड़ के फेंक दे गद्दी से। है साला सबसे बड़ा हरामी हो गया था। क्यों? क्योंकि इतना खूबसूरत के चक्कर में बर्बाद था वो, कि अपनी बीवी की खूबसूरती के चक्कर में लोगों को मटिया मेल कर रहा था, टैक्स को इंक्रीज करे जा रहा था। और इस तरीके से लुई 16 जो कि राजतंत्र सिस्टम हुआ करता था फ्रांस के अंदर, और इस राजतंत्र जहाँ पर राजा का शासन था, तो लुई 16 एक राजा था और राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए लोग इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि दोस्त राजा इतना ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर रहा था, और साथ ही ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि सबसे ऊपर जो पादरी हैं, फिर कुलीन वर्ग है, पैसे वाले लोग, और सबसे नीचे आम लोग हैं। तो तीन स्टेटों में पूरे डिवाइड किया हुआ था फ्रांस को। इस तरीके से ये भेदभाव क्यों? लोगों ने अपनी क्लब बना ली है, लोग खड़े हो गए और लुई 16 को उखाड़ फेंका। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियोस में आपको मैंने बताया है। साथ ही दोस्त अगर आप मेरी आपने पहले वीडियो देखी है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें भी आपको मैंने बताया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था? है राजतंत्र था। तो राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। चलिए दोस्त नेक्स्ट हम आते हैं। और राजतंत्र का मतलब क्या होता है? मोनार्की सिस्टम, जहाँ पर राजा का शासन होता है। बाप मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं राजतंत्र। पैट्रियार्की सिस्टम के तहत आप इसको समझ सकते हो, पितृसत्तात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन के ऊपर। सन 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किस व्यक्ति ने की थी? 1815 में दोस्त वियना सम्मेलन हुआ था। नेपोलियन की हार के बाद आपको पता है कि 1814 में किस तरीके से बड़ा बुरा हुआ, और 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन के अंदर किसने लीडरशिप किया था इस वियना सम्मेलन को? 1815 में। ठीक है दोस्त, वियना एक जगह का नाम है, याद रखना है। यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग नाम ज़्यादा याद नहीं रख पाते या सुनते हैं ये नया नया नाम कहाँ से आ रहा है। ये नया नाम नहीं है, सुना हुआ नाम है। चलिए नेपोलियन ने की थी, तो नेपोलियन कहाँ से करेगा भाई? 1814 में निपट गया है वो तो। डेट मीन्स वो तो हार गया यार। तो 1814 में, ये तो 1815 की बात है। तो नेपोलियन भी नहीं। अर्नेस्ट रेनन है, ये कोई एक राइटर है, तो ये भी नहीं होगा। फ्रेडरिक सौरियो, ये तो कलाकार है, आर्टिस्ट है, जिसने 4 सर जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा था ना अभी आपको, श्रृंखलाओं की पिक्चर बनाई थी, याद करो। तो बस कौन गया? मैटरनिक, डीक मैटरनिक। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th वाला इसका आंसर है जी। कौन सा आंसर है? 4th वाला इसका आंसर है, ये वाला ड्यूक मैटरनिक। ये वही बंदा है जिसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। अभी आगे दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? 1832 की कस्तूनतुनिया की संधि के संबंध में प्रश्न है, याद करो। ये क्वेश्चन हर बार आया भी है और कई बार बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सर ये कस्तूनतुनिया की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, यानी ये किस कंट्री से संबंधित है। क्या ये ब्रिटेन से संबंधित है, क्या ये फ्रांस से संबंधित है, या यूनान से संबंधित है, या ये भारत से संबंधित है। तो भारत से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दैट मीन्स यूरोपियन कंट्री की बात आएगी इसके अंदर। तो ब्रिटेन, फ्रांस और यूनान, इनमें से कोई हो सकता है। चलिए आपका क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर, जल्दी से बताइए फटाफट। सोचो जरा, एक बार दिमाग में सोच लो, सोचो जरा। कस्तूनतुनिया की संधि है पैलेस्टाइन, जल्दी बताइए फटाफट यार। ब्रिटेन से भी नहीं है, फ्रांस से भी नहीं है। ब्रिटेन फ्रांस तो खुद अपने में साले लड़ रहे थे, ये अपने में फुल साम्राज्य बढ़ाने में पीछे लगे हुए थे। हैं, इनको क्या पता कि क्या क्या चल रहा है कहाँ। ये यूनान से संबंधित थी दोस्त। 1832 की कस्तूनतुनिया के संधि के तहत यूनान को आज़ादी मिली थी। किसको? यूनान को, जिसको ग्रीस भी कहा जाता है, ग्रीक भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन के ऊपर। 1848 के यूरोप में कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया? दैट मीन दोस्तों जो कारीगर वगैरह हैं, मजदूर जो लोग हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो किसके अगेंस्ट में क्या था, ये आपको ऑप्शन में चूज करना है। किस मुद्दे को लेकर? या सामाजिक व्यवस्था को लेकर यानी सोशल सिस्टम को लेकर, या कल्चर सिस्टम सांस्कृतिक सिस्टम को लेकर, या राजनीतिक कठिनाइयाँ जो वहाँ पे हो रही होगी उसको लेकर, या आर्थिक कठिनाइयों को लेकर। तो चारों में से बताइए किसको लेकर, जल्दी बताइए, जरा सोचिए बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा सोचिए। हैं फोन पे तो बड़ा सोनू मोनू कर लेते हो, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताने में क्या हो जाता है, जल्दी बताइए फटाफट। यहाँ पे कोई सोनू मोनू बाबू काम नहीं आएगा मेरा बच्चा। यहाँ पे से आपको आंसर देना है, दिमाग से देना है। चैप्टर पढ़ रखे हो ना तो आंसर धक्के में दे दोगे फटाफट। इसका आंसर होगा आर्थिक कठिनाई है। जब घर में पैसा की तंगी आता है दोस्त, जब मुँह लटका के सब बैठ जाते हैं घर के अंदर, तो बड़ा फटता है पिछवाड़े में। फिर लगता है कि नहीं यार हमें कुछ कर देंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ फील सा होता है ना, ऐसा बड़ा लगता है। फिर 2 मिनट बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्त। मजदूर, कारीगर
बेचारे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत थी। जितना वो काम करते उतना उनको मजदूरी तक नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, उनका शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। अमीर लोग उनका शोषण कर रहे थे, उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। वो उनसे टैक्स तो लिया जाता था बेचारे गरीब लोगों से, लेकिन उनके पास इनकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो बेचारे घर परिवार पाल पाए हैं, बेबी की सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाए हैं। कहाँ से लिपस्टिक मेकअप ला के देगा, वो साला बर्बाद हो जाएगा। तो आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत आ रही थी, क्या करता। तो दोस्त ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्थिक कठिनाइयाँ इसका राइट आंसर है। तो किस वजह से किसके अगेंस्ट में कारीगरों मजदूरों ने विद्रोह किया था वो बताना आपको, आर्थिक कठिनाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सन 1815 में यूरोप में स्थापित रूढ़िवादी शासन। रूढ़िवादी मतलब होता है कंजर्वेटिव, जो परंपराओं पुरानी व्यवस्थाओं को मानते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार के थे, जल्दी बताइए। दैट मीन्स मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 1815 है ना सन ये, तो यूरोप में स्थापित यानी कि यूरोप के अंदर एक व्यवस्था थी जिसका नाम था रूढ़िवादी शासन, जो परंपराओं को पुरानी व्यवस्था को मानते हैं। तो इस व्यवस्था के अंदर किस प्रकार के शासन हुआ करती थी, क्या राजतंत्र हुआ करता था, क्या पितृसत्तात्मक दैट मीन्स पेट्रियार्की सिस्टम हुआ करता था, कुलीन वर्गीय सिस्टम, ओलिगार्की या ऑटोक्रेसी भी कहते हैं इसको, दोस्त मात्र सत्तात्मक होता था। तो कैसा होता था ये आपको बताना है दोस्त। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए बच्चा। मात्र ऐसे लिखते हैं, मात्र, ठीक है। मात्र यानी कि माता के बाद उसकी बेटी, बेटी के बाद उसकी बेटी शासन बन जाए, इसमें पापा के बाद उसका बेटा शासन बन जाए, ऐसा होता है। तो मेनली जो इसका आंसर है वो है कुलीन वर्गीय। अब ये कुलीन का मतलब दोस्त क्या होता है, देखो ऑटोक्रेसी का आपने नाम सुना नहीं है तो बता देता हूँ आपको मैं। कुलीन वर्ग का मतलब होता है एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसके अंदर सबसे ऊपर पैसे वाले लोग आते हैं, अभिजात वर्ग, पैसे वाले लोग जिनके पास पैसा है, बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं वो, तो उनको कुलीन वर्ग कहा जाता है। तो रूढ़िवादी व्यवस्था के अंदर कुलीन वर्गीय सिस्टम हुआ करता था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर अभिजात वर्ग या पैसे वाले लोग या भूमि के मालिक लोग जो शासन को चलाने का काम करते थे, दैट मीन्स राजाओं के साथ रहते थे। ये राजा जो है ना दोस्त, उसके साथ रहा करते थे। तो कुलीन वर्ग शासन हुआ करता था रूढ़िवादी शासन के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था। फिर से क्वेश्चन समझिए। फ्रांसीसी जब क्रांति हुआ था तो राजनीतिक और संवैधानिक इन दोनों के टाइम में, यानी कि राजनीतिक में भी और संवैधानिक, पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ बदलाव हुए इन दोनों कंडीशन में। तो वो बदलाव क्या था ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से एक। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, क्या तानाशाही की समाप्ति हो गई, क्या राजतंत्र का आरंभ हुआ, क्या नेपोलियन की संहिता का विकास हुआ, क्या राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्यों के उदय हुआ। जल्दी बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे का है, जल्दी बताइए। जिसने इसका आंसर सही बता दिया उसको 1.5 रुपये मिलेगा, जैसे में 1 रुपये 50 पैसे मिलेगा। फिर पेटीएम करूँगा मैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। है क्या हुआ, कमेंट कीजिए ना मेरे दोस्त, कमेंट कीजिए। क्या इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है जी, है क्वेश्चन का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, अगर इजीली बता दूँ आपको मैं तो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या आउटकम निकला, ये भी इसका बन सकता है, परिणाम क्या निकला। क्या तानाशाही की समाप्ति हुई, राजतंत्र का आरंभ हुआ, नेपोलियन की राज संहिता का विकास हुआ, है जल्दी बताइए दोस्त। अरे भाई राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। दैट मीन्स फ्रांस की क्रांति ने, अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई बच्चा, कब हुई बबुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई ना। तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया भर को 3 नारे दिए। कौन से नारे, स्वतंत्रता, समानता और एकता, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। दुनिया को सिखाया है इसने। दुनिया के वो देश भी इंस्पायर हुए कि जब फ्रांस के लोग अपनी राजतंत्र के विरोध में, अपने देश के राजा जो उसके ऊपर तानाशाही करते हैं, शोषण करते हैं, उनके विरोध में जब फ्रांस की जनता खड़ी हो सकती है तो हमारे देश की जनता काहे नहीं खड़ी हो सकती थी। भारत जैसे, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वो तमाम देश जो यूरोपियन कंट्री गुलाम हुआ करते थे, उन देशों के अंदर भी जाग गए लोग, नहीं फ्रांस के से कुछ सीखो। है वो छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो हमें अंदर भी कुछ होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, तो फ्रांस से ही, इस क्रांति से ही लोगों ने सीखा, तो देश से प्रेम की भावना बढ़ी और उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। हम अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने देश को तरक्की के राह पे ले जाने के लिए एकजुट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो यही बात भारत के अंदर भी हुई
एंड और तमाम देशों के अंदर भी फैलती चली गई। तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रीय राज्य का मतलब होता है स्वतंत्र राज्यों का, जिसके ऊपर कोई भी बाहरी देश का, यानी कि मान लो कि एक कंट्री ए है, ये टोटली अपने रूप में इंडिपेंडेंट है, ना कि इस कंट्री के ऊपर कंट्री बी का, कंट्री सी का अधिकार नहीं है। मान लो कि भारत है तो भारत के ऊपर इंग्लैंड को राज हुआ करता था, तो भारत ने भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और फाइनली 1947 में हमें आज़ादी भी मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, देश से प्रेम की भावना का उदय हुआ और फिर राज्य क्या बन गए, राष्ट्रीय राज्य, राज्य स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो गए। चलिए ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंट्री क्या हुए, इंस्पायर हुए, जो लगता था कि नहीं हमें भी आज़ादी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए भाई बताइए इसका क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है आया है यार ये तो मुझे लग रहा है बताइए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो रेवोल्यूशनिस्ट थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। चलिए, निरंकुश शासकों से मुक्ति पाना, निरंकुश मतलब होता है डिक्टेटर, तानाशाही, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करना, राष्ट्रीय राज्य मतलब बता दिया आपको मैंने, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना अपने आप को। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। हाँ, राजतंत्र से मुक्ति चाहते थे, तानाशाही से मुक्ति चाहते थे वहाँ के लोग, बिल्कुल करेक्ट है भाई। राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हाँ बिल्कुल चाहते थे, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे अपने आप को, बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, लोग वोट करें और अपना देश के जो नेता उनको चुनाव करे। देखिए राजतंत्र में क्या होता है, कोई वोटिंग नहीं होता, राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा। वाह क्या सिस्टम है। यहाँ पे काबिलियत को कोई पूछ नहीं है, अगर बेटा न आएगा तो भी राजा बनेगा राजतंत्र के अंदर। वाह देख लो भाई, ये देखिए, तो ये भी लोकतंत्र की स्थापना वहाँ की जनता चाहती थी, तो ये भी सही है। तो अगला पॉइंट क्या है, उपरोक्त सभी है, तो सुनवा के आंसर क्या है, जब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, उपरोक्त सभी, यानी कि इसके सभी करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए 1832 की उस संधि का नाम लिखिए। मुझे लगता है कि दोस्त ये क्वेश्चन रिपीटेबल है, अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो आराम से पकड़ लेगा इसको। चलिए फिर भी देखते हैं कौन पहचान पाता है। 1832 की उस संधि का नाम लिखिए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, यानी कि किस संधि के तहत, जो कि 1832 में हुई थी, उसके तहत वो यूनान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता मिली है। वो संधि कौन सी थी बताओ ना, कौन सी थी, अभी ना बताया था मेरे दोस्त, अभी ना पढ़े थे यार, कौन सी थी, क्या वियना की संधि थी, ऊपर से पढ़ूंगा तो बता दोगे कि हाँ यही आंसर था, इससे नीचे से पढ़ रहे हैं। वियना की संधि थी, यूनान की संधि थी, रोम की संधि थी, मेरे दोस्त कस्तूरिया की संधि थी, जो कि 1832 में हुई थी, और इसके तहत यूनान को क्या हुआ था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता मिल गई थी। वेरी गुड दोस्त, अरे क्या बात है यार, आप सबसे बड़े होशियार हो यार। चलिए वियतनाम में फ्रांसीसियों की राज्य के बाद, यानी कि दोस्त वियतनाम के ऊपर पता है आपको फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, तो लेकिन उस कब्जे के अंदर फ्रांस हार गया है, अपना घर तो संभलता नहीं, साला वियतनाम को कब्जा कर रखा था। तो इन फ्रांसीसियों की हार के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं का क्या परिणाम निकला, यानी कि जब फ्रांस हार गया वियतनाम में, तो होता नहीं कि जब कोई हारता है तो आत्ममंथन करता है, बैठ के सोचता है, तो यही सोचने के लिए सब जिनेवा में बैठे हैं। जिनेवा भी यूरोपियन कंट्री भाई है, मतलब कि दोस्तों यूरोपियन कंट्री में ही सब आता है, ये सब जिनेवा हो गया, वियना हो गया, एंड दोस्तों ब्रुसेल्स हो गया, यहीं पे जाता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, तो यहीं सब ज़्यादा कुछ मतलब कि कोई मीटिंग होती है तो यहीं सब होता है। ठीक है, तो जिनेवा में चली शांति वार्ताओं का क्या परिणाम निकला, जैसे बताओ जल्दी क्या परिणाम निकला, यानी कि जब फ्रांस हार गया वियतनाम में, तो जब मीटिंग हुई उसमें क्या परिणाम निकला, वियतनाम का विभाजन हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ था विभाजन, ठीक है, विभाजन हो गया था वियतनाम का, ये भी करेक्ट है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में हुआ था विभाजन, यानी कि वियतनाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक को उत्तरी का नॉर्थ वियतनाम का नाम दिया गया था, और दोस्तों एक को देख सकते हो यहाँ पे आपको उत्तरी और दक्षिणी, एक को साउथ वियतनाम का नाम दिया गया था। तो सेकंड पॉइंट क्या है, उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी दोस्त एक शासन व्यवस्था है जिसका नाम है हो ची मिन्ह की सत्ता की स्थापना हुई थी। मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड समझा देता हूँ, साम्यवादी का मतलब क्या होता है। दोस्त साम्यवादी एक ऐसा आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जो इस बात के ऊपर जोर देते हैं, या ये कहते हैं कि एक राज्य को एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसके ऊपर मजदूरों का शासन होना चाहिए, और जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन सब की पूंजियों को छीन लेना चाहिए।
जो पैसे वाले लोग हैं उन सब पैसों को छीन लेना चाहिए और सभी लोगों में बांट देना चाहिए। ठीक है। और क्या कहते हैं साम्यवादी जो लोग इस विचारधारा को जो मानते हैं, साम्यवादी या कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है। ठीक है। तो ये और क्या कहते हैं, जो जितना काम करेगा यानी कि लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, लोग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसको उसके ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा। दोस्त ये मैं आपको एज ए जीके के लिए बता रहा हूँ साम्यवादी का मतलब क्या होता है। ऐसे क्लास 10th लेवल तक इसको इतना डीपली नहीं पढ़ना होता, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए साम्यवादी का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेना, आप बता देना हाँ मनीष वर्मा से पढ़ कर आए हैं। चलिए, तो इसका मेन जो मतलब होता है वो क्या है कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। जितनी मेरी क्षमता है वो उसके अनुसार काम करेगा। ठीक है। लेकिन उसको पैसा ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अगर पैसा ज़्यादा मिल गया तो पैसा इकट्ठा कर लेगा और फिर वो कैपिटलिस्ट बन जाएगा, पूंजीपति बन जाएगा, अंबानी अंडानी जैसा बन जाएगा, फिर वो शोषण करेगा। तो यही बात साम्यवादी लोग कहते हैं, ये शोषण को ख़त्म करना चाहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक पैसे वाला लोग गरीब लोगों का शोषण करता रहता है। इसलिए ये इस चीज़ पर बल देते हैं, एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप हो और चलो मैं हूँ, है ना, और मान लो कि दोस्त मेरी शादी हो गई और जो वीडियो देख रहा है या देख रही है उसकी भी शादी हो गई। और मान लो दोस्त मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ के 2 बच्चे हुए, है ना, और आपके मान लो 9 बच्चे हुए। मेरे 2 बच्चे हुए और आपके 9 हुए। बड़ा ताकत है आपके अंदर। चलिए दोस्तों, तो आपके 9 बच्चे हुए। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं फुल मेहनत जोश से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो सरकार मेरे को उतना ही पैसा देगी जितना मैं 2 बच्चे को और मैं और अपनी वाइफ, हम 4 जने आपस में खा सके। ठीक है। और लेकिन आप जो भी काम करो, अगर आप मेरे से छोटा या बड़ा या जैसा भी आप काम कर रहे हो, सरकार मेरे से ज़्यादा आपको देगी, ताकि आप 9 बच्चे, आपके पास 9 बच्चे हैं ना जी, तो आपको 9 बच्चों को खिलाना पड़ेगा। तो आप 9 बच्चों को खिला सको, प्लस आप और अपने वाइफ को भी खिला सको। अब आपको वाइफ को ज़्यादा खिलाना पड़ेगी, बेचारी 9 को झेल रखी है यार, तो आपको कम से कम 11 खिलाना पड़ेगा यार। तो इस तरीके से क्या करना है 11 लोगों का अगर आप काम कितना भी करो, आपको सरकार 11 लोगों तक, यानी कि 9 बच्चे और 2 आप जने मियाँ बीवी, तो 11 लोगों को 500 कितने पैसे सरकार आपको देगी, और मेरे को सिर्फ 4 लोगों के सरकार बराबर पैसा देगी। ठीक है। चाहे काम कुछ भी करें हम, तो काम क्षमता के अकॉर्डिंग करेंगे, काम जरूरत के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मान लो कि मेरे को सिर्फ 4 जने के लिए चाहिए खाना राशन जो भी, और सरकार मेरे को ज़्यादा दे देती है 9 के बराबर, मैं बोलूँगा कि नहीं उसको 9 के बराबर दे, तो मुझे भी 9 के बराबर दूँ। ऐसे में क्या होगा भाई, मैं तो 4 को ही खिला, हम तो 4 जने हैं, 4 ही फैमिली हमारी, प्लस बच गए 5 लोगों का पैसा या जो भी चीज़ें रिसोर्सेज बच गए, मैं उसको इकट्ठा करते जाऊँगा। अगर सरकार ने मेरे को भी 9 का बराबर दे दिया तो ऐसे मैं अमीर बन जाऊँगा, फिर इन 9 बच्चों वालों का मैं शोषण करूँगा। यही ना होगा जी। तो ऐसा ना हो, इसलिए कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दी थी साम्यवादी व्यवस्था, कम्युनिज्म की, जिसके अंतर्गत क्या होगा, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात करी गई, इक्वलिटी की बात करी गई, कि आर्थिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे सभी में इक्वलिटी लाने के लिए ही ये व्यवस्था की गई, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम लेंगे और उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको सामान या रिसोर्सेज देंगे, ताकि जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के पास क्या लिमिटेड ना हो पाए, यानी कि उनके पास इकट्ठी ना हो पाए। ठीक है। तो ये दोस्तों साम्यवादी व्यवस्था, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो साम्यवादी कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, काफ़ी सारे लोग साम्यवादी या कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले, उन्हीं में से दोस्तों एक था हो ची मिन। तो उत्तरी वियतनाम के अंदर हो ची मिन की शासन स्थापित हुई, यहाँ की यानी कि उत्तरी वियतनाम में इसकी सरकार बनी। नेक्स्ट है दक्षिणी वियतनाम में बाउडाई इसको कहा जाता था, इसकी सरकार बनी। ठीक है दोस्त। दक्षिणी वियतनाम का दोस्तों ये पालतू कुत्ता था अमेरिका का, कौन, बाउडाई। ठीक है। अमेरिका के तहत ये पला बड़ा था, अमेरिका एक कठपुतली सरकार चला रहा था दक्षिणी वियतनाम के अंदर। तो इसका जो परिणाम क्या निकला, किसका, जिनेवा जो शांति में वार्ता चली, जिनेवा के अंदर जो मीटिंग चली, उसका परिणाम क्या निकला, वियतनाम का विभाजन भी हुआ, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सत्ता भी आई और दक्षिणी वियतनाम में बाउडी की सत्ता भी आई। तो ये तीनों सही है, दैट मीन्स उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों, यानी कि 4th पॉइंट आपको इसका आंसर लगाना है कि इसका तीनों सही है, तो 4th लगा दो, दैट मीन्स सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरे यूरोप में 1830 से 1848 में, है ना, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है 30 से लेकर 48 में, शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना का नाम लिखिए। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि पूरे यूरोप पे इस दौरान शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच में
राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना का नाम क्या है? क्या फ्रांसीसी क्रांति है? क्या इटली का एकीकरण है? क्या ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम है? क्या जर्मनी का एकीकरण है? जल्दी सोचिए जरा भाई, जल्दी सोचिए फटाफट। अरे क्या हो सकता है भाई, जल्दी सोचिए। अरे क्या सोच रहे हो? इसका आंसर जो बताएगा उसको 5 रुपये का इनाम मिलेगा पेटीएम कैश के अंदर। जल्दी बताइए, पेटीएम कैश पाना है तो आंसर बताना है, कुछ करके दिखाना है, धूम मचाना है, एग्जाम के अंदर 90+ ला कर दिखाना है। देखिए, फ्रांस की क्रांति, हाँ ये भी है। इटली क्रांति, इटली एकीकरण, ये भी है। देखिए दोस्त, हुआ ये था कि इस टाइम पीरियड के दौरान अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ, और ये हुआ ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस टाइम पीरियड यानी कि 1832 में कस्तूरतुनिया की संधि के तहत ग्रीस को स्वतंत्रता मिली, और इस संधि के ही तहत जब इसको स्वतंत्रता मिली तो जो अभिजात वर्ग के, जो एरिस्टोक्रेसी, जो पैसे वाले जो लोग, जो राजाओं के साथ रहते हैं, उनके दो आपसी बातचीत बढ़ने स्टार्ट हो गए। और इससे क्या हुआ, यूरोप के तमाम जितने भी अभिजात वर्ग हैं उनके अंदर एक संचार की बात चली कि बात विचार को आगे बढ़ाना है। और दूसरी इस तरीके से इसका जो आंसर है वो है ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम, थर्ड पॉइंट। चलिए, हाँ, 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मूल उद्देश्य क्या था? 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मूल उद्देश्य क्या था? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं ताकि सीधे आपके खोपड़े में घुस जाए। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो फटाफट वही ऑप्शन पे टिक कर दो आप। दोस्त, क्वेश्चन सेम हो सकते हैं बट ये ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है, ऊपर नीचे, या कोई भी CBSE बोर्ड चेंज कर सकती है। बड़ी टेढ़ी बोर्ड होगी CBSE, सच में यार। देखिए, वे अपने अपने देशों में एक संवैधानिक सरकार स्थापित करना चाहते थे। वे अपने अपने देशों में निरंकुश राष्ट्रों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। वे राजतंत्र से मुक्ति पाना चाहते थे, या उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन ठीक है भाई, उपरोक्त सभी। ज़्यादातर दोस्त क्वेश्चन के अंदर जब उपयुक्त सभी चीज़ यानी कि ऑप्शन दे दिया जाता है तो समझ लो कि भाई वो तीनों ही सही होते हैं ऊपर के। ज़्यादातर 90% केसों में ऐसे देखा जाता है, ठीक है। बट ये तुक्के वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो जाओ उसको दवाई दिलाओ, सालों को दवाई का दिलाते हो भाई। ये कथन किसका? ये कथन है डिक मेटरनिक का है। किसका कथन? मेटरनिक का है भाई, ठीक है। चलिए, 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? 1871 में वर्साया में, वर्साया कहाँ है मेरे दोस्त? वार्सा पैक्ट का नाम सुना है? चलिए पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ोगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है आप सभी को, बड़ा मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल। चलिए, तो 1871 में वर्साय में एक समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? कार्ल मार्क्स को? नहीं। केसर विलियम प्रथम को, ड्यूक मेटरनिक को, या अर्नेस्ट रेनन को? तो जर्मनी का सम्राट बनाया गया था केसर विलियम प्रथम को, केसर विलियम को बनाया गया था मेरे सर जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? चलिए, 1861 में एकीकृत इटली का यानी कि जब इटली का यूनिफिकेशन हो चुका था तो उसके बाद इटली का राजा किसको बनाया गया? इमैनुअल द्वितीय को, रेमजे म्यूर को, लुई सोल्वे को, या जूसेफ मेस्नी को? किसको बनाया गया जल्दी बताइए। इमैनुअल द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे है। 1898 में स्थापित प्रजातंत्रीय और सामाजिक गणतंत्र के विषय में, यानी कि दोस्त लोग डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक की अगर रिगार्डिंग हम बात करें तो फ्रेडरिक सोरियो ने कहा, आपको पता है कि काफ़ी सारे चित्र बनाए थे इसने, पेंटिंग बनाए थे। तो क्यों बनाए थे? आप क्यों बनाए थे भाई? ये तो फ्रेडरिक सोरियो जाके पूछिए भाई, हमें क्यों पूछ रहे हो क्यों बनाए थे? चलिए दोस्तों, आप बताते क्यों बनाए थे। जागरूकता फैलाने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, स्वतंत्रता की देवीय मूर्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस समय की परिस्थिति को दिखाने के लिए। हैं? परिस्थिति को दिखाने के लिए नहीं मेरे दोस्त, ये तो गलत है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, ये क्या चीज़ है जानते भाई? स्वतंत्रता की देवीय मूर्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर आप देखोगे दोस्त तो पिक्चर के अंदर एक मूर्ति लेके खड़ी है यूँ करके स्टैचू, वो किसकी? लिबर्टी के प्रतीक मानी गई है, ठीक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता के प्रतीक मानी गई। चलिए, इसलिए उसने ये इस पिक्चर को बनाई, पेंटिंग को बनाई। नारीवाद से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के अधिकारों और हितों पर जोर नहीं देता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के अधिकारों और हितों पर जोर देता है, जो महिलाओं के अधिकारों
और उनके इंटरेस्ट में या उनकी ज़रूरतों की बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा करता है, यानी उपेक्षा मतलब इग्नोर होता है, ठीक है, जो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखना चाहता है। नहीं भाई, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच गया एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के अधिकारों और हितों पर जोर देता है। तो दोस्त वो हर एक इंसान नारीवादी है, फेमिनिस्ट है, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं की तरक्की की बात करता है, महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखने की बात बिल्कुल भी नहीं करता। और दोस्त मेरा भी अपना ये मानना है यार, जब तक महिलाएं या जब तक लड़कियां, बेटियां, देश की देवियां हैं, देश की परियां, दोस्त जब तक चार दीवारी के अंदर रहेगी देश तरक्की नहीं कर सकता। तो चार दीवारी से निकलना होगा और दिखाना होगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं। मैं इसलिए इस बात को प्रमोट कर रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि आज भी ऐसा देखा जाता है दोस्त इंडियन सोसाइटी के अंदर कि लड़कियों को 10th के बाद क्या करेगी, कोई कोर्स कर लेगी, 12th के बाद क्या करेगी, कोई टीचिंग का कोर्स कर लेगी, कोई फैशन डिजाइनिंग कर लेगी, उसके बाद क्या करेगी, ज़्यादा कुछ हो जाएगा चल शादी कर लेगी, बच्चे कर लेगी। और यही तो दोस्तों सोच है, चार दीवारी, झाड़ू पोछा करेगी, घर का काम तो करती है लड़कियाँ, बाकी और कुछ कर भी क्या सकती है। बस यही जो पॉइंट है, क्या कर सकती है, वही गुस्सा आता है मुझे यार। लड़कियां वो कर सकती है जो वो सोच भी नहीं सकती है, और जिस दिन से लड़कियों ने सोच लिया ना भाई, तो झांसे की रानी बन जाएगी और पेल देगी आपको उठा उठा के। चलिए जो ऐसा बोलने वाले हैं, देखिए एक नारी जिसे फ्रांस में एकता के रूप में जाना जाता है वो कौन है? मारियान है, जर्मेनिया है, सिमोन दा बुआ है। किसकी बुआ? सिमोन दा बुआ, ठीक है नाम है। एंड दोस्तों एलिनोर रूजवेल्ट है। जल्दी बताइए भाई, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, यानी कि जो फेमिनिस्ट के रूप में मानी जाती है और फ्रांस के अंदर उन्होंने एकता की बात करी है, फर्टिनिटी की बात करी, यूनिटी की बात करी दोस्तों, वो है मारियान। जो जर्मेनिया भी है, जो कि जर्मनी की रहने वाली है, तो याद रखना जर्मेनिया से जर्मनी याद कर लेना, ठीक है। ये जर्मेनिया एक ऐसी महिला है जो फेमिनिस्ट है, नारीवादी है, जो जर्मनी की है, और मारियान फ्रांस की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ओटोमन साम्राज्य किस के द्वारा स्थापित साम्राज्य था? तुर्की, सीरिया, इराक, बाल्कन राज्य। दोस्त तुर्की के द्वारा स्थापित था और ओटोमन साम्राज्य के अंदर बाल्कन राज्य आया करते थे। तो इसका जो आंसर है किसके द्वारा स्थापित था? तुर्की के द्वारा स्थापित था ओटोमन साम्राज्य, जिसके अंदर बाल्कन राज्य, बाल्कन बड़े बड़े राज्य, रोमानिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सब राज्य आते हैं, यानी ये देश आते हैं, ठीक है। राज्य कह लो, देश कह लो, बहुत से। चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? ठीक है दोस्तों, उदय थोड़ा ऐसे जब टाइपिंग करते हैं ना लैपटॉप के अंदर तो उठ पटांग से टाइपिंग हो जाता है। ये कैसा लिख दिया उसने? उगद लिख दिया है, उदय। चलिए तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? सामंतवाद का पतन, हाँ बिल्कुल भाई। फ्यूडलिज्म का दोस्त वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो गया था, पतन हो गया था, खत्म हो गया था सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबसे ऊपर होगा राजा, उसके नीचे होंगे कुलीन वर्ग, ऑटोक्रेसी या अभिजात वर्ग, पैसे वाले लोग जो राजा के साथ काम करते हैं, है ना। कुलीन वर्ग में लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके नीचे होंगे आम लोग जो हमारे और आपके जैसे होते हैं, और ये बेचारे टैक्स देते हैं और इन्हीं का सेम शोषण होता है। तो इस सिस्टम का ख़त्म हो गया था, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रवाद की व्यवस्था आई, एक भावना आई लोगों के अंदर। विदेशी शासन, बिल्कुल भाई, इसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में काम किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों विदेशी शासन ने स्थानीय, यानी जहाँ जिसको वो कब्जा करते हैं वहाँ पे लोगों पे बहुत अत्याचार करते हैं, तो लोग अत्याचार के अगेंस्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, बस राष्ट्रवाद की भावना में आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भारत में हुआ, अंग्रेज भारत में आया तो हमने ये बिल्कुल भी नहीं देखा स्टार्टिंग में कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, बस अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि विदेशी शासन है, उखाड़ फेंक रहे हैं उसको। हम हमारे देश में कोई कैसे आ सकता है? यही हुआ था मेरे दोस्त। युद्ध देखो यार, ब्रिटेन और फ्रांस कई सालों तक आपस में लड़ते रहे, कई साल, लगभग 100 साल तक इस दो दिन में लड़ाई चलती रही, और इसी लड़ाई की वजह से भी उन देशों के अंदर रहने वाले लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना है कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, हमारा देश सबसे आगे होगा दुनिया के अंदर, ये भी भावना है। या उपरोक्त सभी, भाई ये भी भावना, ये भी भावना, ये भी भावना, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, दैट मीन्स फोर्थ करेक्ट आंसर है। दोस्त एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इन आंसर को प्रिपेयर कर रहा हूँ। दोस्त इन क्वेश्चंस के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है यार हमें, बट जिनके ऑप्शंस हैं वो ऊपर नीचे कर सकती है सीबीएसई बोर्ड, या कुछ चेंज कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम उठकर आ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आपको ये सारे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये दोस्त जो भी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये टर्म फर्स्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
और टर्म 2 के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन टर्म फर्स्ट में दोस्तों अभी फोकस कर रहे हैं हम इसलिए। तो आज के इस क्लास के दोस्त मैंने फर्स्ट चैप्टर के 20 क्वेश्चन उठाए थे, 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे, पसंद आए? बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में यार। तो अगर आपका प्यार रहा ऐसे ही आप इस वीडियो को शेयर करोगे, मुझे लगता है कि दोस्त अगर आप जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों को बताओगे, फ्रेंडों के पास शेयर करोगे, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोग देखेंगे। तो मैं ज़रूर लाइव क्लास लूँगा और आपसे लाइव पूछा करूँगा, जल्दी बताओ क्वेश्चन, मैं आंसर बताऊँ, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप चाहते हो ना मैं लाइव क्लास लूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे, प्लीज़ इस वीडियो सब जगह शेयर करो ना। कहीं नहीं शेयर करते हो। अभी कोई आ गया टिकटॉक वाला या कोई नचनिया आ गया तो यूट्यूब का ठुमका लगा देगा, तो फटाफट उसकी वीडियो शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे। क्या दिखता है उसके अंदर यार, क्या दिखता है उसके अंदर? थोड़े हमारी बात ही मान लो भाई, शेयर कर दो इस वीडियो को सब जगह, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट दें। ऐसे पढ़ेंगे तो खोपड़ा में डाल देंगे, अच्छे नंबर लाके पास हो जाओगे। टेंशन बोल देना, आपका भाई आपके साथ है। खैर दोस्तों, टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है और इस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर हमारा फिनिश है। और ये भी दोस्तों हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है एमसीक्यू का। अब मैं सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सारे बुक पूरी खत्म करवा दूँगा। बड़ा मजा आएगा, यही पढ़ना है जो पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, इस दिल का मेंबर बन जाओ जल्दी से, रेड बटन दबा के। रेड और ये दिल रेड ही ना होता है जी, है रेड, तो रेड और रेड के सदस्य बन जाओ, मेंबर बन जाओ। लाइक करके कमेंट करो कैसे लगी आपको वीडियो, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द। आपकी हाईली डिमांड में लाइव क्लास लाना चाहता हूँ, जरूर बताना और वीडियो सब जगह शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।